जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेन जेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो मैं आपके लिए कुछ नए टॉपिक लेकर आज की क्लास में हाजिर हुए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पर्यावरण अध्ययन। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक जो है यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, यू टेट और रीट के जितने भी अभ्यर्थी तैयारी करते हैं उनके लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। चित्र के माध्यम से हम लोग प्रश्नों को करेंगे, अच्छे से व्याख्या करके मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आज की क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा और इस चैनल पर नए विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, यू टेट, इन सभी जितने सारे एग्जाम है इनसे आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए देखिए प्रश्न संख्या पहला आते हैं। यहाँ पे जो प्रथम नंबर जो प्रश्न कर है कि मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है। जो मादा मच्छर होती है, दो तरह के मच्छर होते हैं, एक नर मच्छर और दूसरा मादा मच्छर। ये रक्त चूसने मतलब खून चूसने का कार्य क्यों करती है। तो मलेरिया फैलाने के लिए, संक्रमण फैलाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए और अंडे देने के लिए। यहाँ पे विकल्प देखेंगे कौन सा सही हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, अंडे देने के लिए। अंडे देने के लिए जो मादा मच्छर होते हैं ये रक्त को चूसते हैं अंडे देने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मादा मच्छर हैं, इनके ये डंक को देख सकते हैं, ये शरीर पर जाते हैं और अपने डंक से रस को चूसने चालू कर देते हैं। अब ये मादा मच्छर होते क्या हैं, इसके बारे में भी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। मादा मच्छर जो होते हैं वह अपने स्वस्थ अंडों के लिए, कौन से अंडों के लिए, तो स्वस्थ अंडों के लिए रक्त चूसने का कार्य करते हैं। अंडे देने का जो कार्य होता है वह कौन से मच्छर का होता है, नर मच्छर का नहीं होता है। अंडे देने का जो कार्य होता है वह नर मच्छर का नहीं होता है। अंडे देने का कार्य मादा मच्छर का काम क्या होता है, अंडे देने का काम होता है। इसलिए जो नर मच्छर होते हैं यह कभी भी रक्त मतलब खून को कभी भी चूसते नहीं है। केवल जो खून को कौन सा मच्छर चूसते हैं, तो मादा मच्छर जो होते हैं ये केवल खून को चूसते हैं। तो इस बात को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। दो जो यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीका से पढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पे कौन से विकल्प जो है सही हो रहा है कि बीज अंकुरण की अवधारणा से सबसे अच्छा जो तरीका है वह निम्न में से कौन सा है। ए विकल्प में है अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर। दूसरा कार्य है बी में बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके। सी कार्य है कि बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। और डी कार्य है बीज अंकुरण की तस्वीर दिखाकर। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन जो हो रहा है इस प्रश्न के हिसाब से सी ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर, ये जो विकल्प है सी ऑप्शन सही हो रहा है। क्योंकि बीज अंकुरण की जो अवधारणा है इसको सबसे अच्छी तरीका से पढ़ाया जा सकता है प्रथम नंबर पर कि अंकुरित बीज को कक्षा में दिखाना चाहिए और अनुकरण की प्रक्रिया को उसको अच्छे तरीका से समझाना चाहिए। दूसरा जो है बोर्ड पर चित्र के माध्यम से अंकुरण के चरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरा माध्यम हो गया कि बोर्ड पर चित्र के माध्यम से क्या करना चाहिए, अंकुरण के चरणों को अच्छे तरीका से प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा जो है कि बीज अंकुरण की तस्वीरों को दिखाना चाहिए। ये तीनों जो है ये बीज अंकुरण की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है ये तीसरा नंबर प्रश्न। यहाँ पे जो तीसरा नंबर प्रश्न करे कि एक विद्यार्थी ने 2 बॉक्स बनाए, एक विद्यार्थी है 2 बॉक्स बनाया। पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली, जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसों के नाम की स्लिप डाली। तो पहले बॉक्स का नाम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक विद्यार्थी है 2 बॉक्स को लेता है। पहले बॉक्स में सूरज
पहले बॉक्स में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डालता है और दूसरे बॉक्स में कोयला डालता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की स्लिप डालता है। तो पहले बॉक्स का जो नाम है इसका क्या नाम होगा, क्योंकि इसमें सूरज को रखा है, पानी को रखा है और वायु को रखा है। तो ये इसमें से कौन सा जो है विकल्प सही हो रहा है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो रहा है, प्राकृतिक संसाधन। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो ये सब मैं आप लोग को बताऊंगा कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन कौन हुआ? तो तेल हुआ, प्राकृतिक संसाधन है। कोयला हो गया, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। इसके बाद प्राकृतिक गैस हो गए, ये भी क्या है? ये भी प्राकृतिक संसाधन है। तो जैसे उस तरह कह सकते हैं हवा हुआ, इसके बाद हुआ धूप हुआ, मिट्टी हुआ, ये जितने सारे हैं ये सारे प्राकृतिक संसाधन है जिसका हम लोग उपयोग अपने लिए करते हैं, वे सारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। यहाँ पे जो प्रश्न 4 करे, यहाँ पे खाली स्थान दिया है। खाली स्थान में भरना है कि को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। इसमें से जो विज्ञान शिक्षण है इसको आगे बढ़ाने के लिए, अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें से कौन सी विधि को अपनाया जाता है? तो यहाँ पे प्रयोग विधि, कहानी कथन, गोष्ठी और समूह चर्चा। तो जो जहाँ भी हम लोग विज्ञान शिक्षण की बात आ जाती है तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट की बात जो होती है आ जाती है। तो प्रयोग जो हो रहा है यहाँ पे ए ऑप्शन यह बिल्कुल सही हो रहा है। कभी भी विज्ञान शिक्षण की बात करेगा, अधिक प्रभावी बनाना होगा उसको, तो वहां पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है इस प्रश्न के माध्यम से। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस फिगर में भी देख सकते हैं आप। 5 जो प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती है? इसमें से कौन सी ऐसी घटना है जिसको हम कक्षा में नहीं दिखा सकते हैं, वर्ग में नहीं दिखा सकते हैं? तो बर्फ का निर्माण करना, वाष्प बिंदु निर्माण करना, कोहरा का निर्माण करना और बर्फ से तरल पदार्थों का निर्माण करना। तो यहाँ पे बर्फ निर्माण करना हम अपने वर्ग में इसको दिखा सकते हैं। वाष्प बिंदु को भी निर्माण करना, इसको भी हम दिखा सकते हैं, वाष्प बूंद होगा, ठीक है। इसके बाद बर्फ से तरल निर्माण को भी हम लोग इसको दिखा सकते हैं। बर्फ से तरल पदार्थ का निर्माण कैसे होता है हम लोग इसको दिखा सकते हैं अपने वर्ग में। लेकिन कोहरा का निर्माण कैसे हो सकता है, ये तो प्राकृतिक का देन है, तो इसे हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। अब रहा बात कि कोहरा का निर्माण कैसे होता है, ये कोहरा जो होता है कैसे निर्माण हो सकता है? तो आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेन आ रही है और यहाँ पे धुंध, जिसको हम धुंध के नाम से जानते हैं, यहाँ पे है। कोहरा क्या होता है कि जब आर्द्र हवा ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है, जब आर्द्र हवा जो होती है वह ऊपर उठकर क्या होती है, ठंडी हो जाती है, तब जल वाष्प जो होते हैं संघनित होकर, जल वाष्प जो होते हैं वह संघनित होकर छोटे छोटे बूंदे को बनाती है। और यही जो प्रक्रिया है अनुकूल परिस्थितियों में हवा के बिना ऊपर उठे ही जल वाष्प वह नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है, जिसे हम कोहरा कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। इसके बाद देखिए प्रश्न 6, बहुत अच्छा ये भी प्रश्न है। 6 प्रश्न करे कि संक्रमण के दौरान, खाली स्थान दिया है, कि संख्या में वृद्धि होती है। संक्रमण के दौरान जो होता है यहाँ पे किसकी संख्या में अधिक मात्रा में वृद्धि होती है? तो एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट और यहाँ पे डी में दिया हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। ल्यूकोसाइट जो होता है ये संक्रमण के दौरान हमारे शरीर में इसकी वृद्धि सबसे ज्यादा होती है, जिसको हम WBC के नाम से जानते हैं। एक WBC होता है दोस्तों, एक RBC होता है, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, लाल रक्त कणिकाएं होता है। और WBC के मतलब होता है श्वेत रक्त कणिकाएं होता है, ठीक है। और ये जो ल्यूकोसाइट होता है ये क्या है? ल्यूकोसाइट, ये जो ल्यूकोसाइट है इसे सफेद रक्त कोशिकाओं का एक नाम दिया गया है। और यह जो होता है टेस्ट को ट्यूबिलिटी काउंट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इस टेस्ट को WBC, माफ कीजिएगा, WBC काउंट भी कहा जाता है। हाँ,
ठीक है। और ये WBC होते हैं, ये संक्रमण से लड़ने में बहुत मदद करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो हो रहा है बी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होता है, क्योंकि ये जो होते हैं शरीर की संक्रामक रोग होते हैं और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली या प्रतिरक्षा प्रणालियों की कोशिकाओं में होती है। तो ल्यूकोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे ल्यूकोसाइट है, छोटे छोटे होते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 नंबर, बहुत अच्छा है, ये भी प्रश्न है। साथ यहाँ पे जो प्रश्न करा है कि सुनामी का कारण क्या हो सकता है, सुनामी कैसे आती है। तो यहाँ पे ए विकल्प में कह रहा है कि एक बहुत गर्म समुद्र धारा, बी कह रहा है कि मछलियों का बहुत बड़ा समूह, यहाँ पे समूह होगा। इसके बाद पिघलता हुआ ग्लेशियर और समुद्र तल में भूकंप। तो सुनामी का जो प्रमुख कारण होता है वह होता है डी ऑप्शन, समुद्र तल में भूकंप होता है, क्योंकि सुनामी जो होती है वह लहरों के पीछे वैसे तो कई कारणों से ही होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असरदार जो कारण होते हैं वह होते हैं भूकंप। इसके अलावा जमीन धंसने लगती है, ज्वालामुखी फटने लगते हैं, किसी तरह का विस्फोट होने लगता है, उल्कापात का असर भी सुनामी लहरें उठा सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो समुद्र की लहरें हैं बहुत यहाँ पे उठ रही है कि नहीं उठ रही है। तो यहाँ पे जो हो रहा है यही सुनामी का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है कि भूकंप, जिसको हम लोग बोलते हैं, जमीन धंसने लगती है, समुद्र की लहरें सबसे ऊंची उठने लगती है। ओके, इसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 8 नंबर यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर EVS पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे प्राथमिक स्तर दिया गया, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो देख लेते हैं विकल्प ए में करे कि प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा को जगाना, बी करे कि संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समन्वयी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना, सी कह है कि मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, डी कह है कि जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। अब यहाँ पे देखना होगा कि 8 नंबर जो प्रश्न है इसका जो विकल्प जो है प्राथमिक स्तर का जो EVS पढ़ाने का उद्देश्य कौन सा नहीं है, इसको देखना होगा। तो सी ऑप्शन जो हो रहा है यहाँ पे यह बिल्कुल गलत हो रहा है। मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं, यहाँ पे शब्दों दिया गया है और यहाँ पे परिभाषाओं दिया है, इसका जो इसके साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व नहीं करना, यह बिल्कुल गलत दिया गया है। तो यहाँ पे गलत हो रहा है। ए विकल्प, बी विकल्प और डी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, हाँ। अब देखिए यहाँ पे बता देते हैं कि शैक्षिक जो मूल्यांकन होता है, यह शैक्षिक मूल्यांकन ये क्या होता है। देखिए यहाँ पे बात को लिखा गया मूल्यांकन क्या होता है। तो जो शैक्षिक मूल्यांकन होता है यह निर्धारित जो करता है, यह डेटा प्राप्त करना और उसका विश्लेषण करना होता है। और जितने भी प्रत्येक छात्र होते हैं वह अपने व्यवहार और शैक्षिक के माध्यम से अपने करियर के दौरान उसको कैसे विकसित करना है वह उसके बारे में सोचते हैं। और जो मूल्यांकन जो है इस बात को ध्यान दीजिएगा, एक सतत क्या है, प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है, एक मूल्यांकन जो है सतत प्रक्रिया है। यह प्रश्न खाली स्थान में पूछा जाता है, जो छात्रों को औपचारिक शैक्षिक प्रदर्शन की तुलना में इसको अनौपचारिक शैक्षिक विकास में अधिक रुचि रखता है, वह क्या है, मूल्यांकन होता है। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं, प्रश्न संख्या 9, ये भी EVS है, बहुत अच्छा प्रश्न है। EVS पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार बताइए, छात्रों का कैसा हो सकता है। तो छात्रों को रेल किराया के बारे में बताना होता है, ए विकल्प कर रहा है। बी कर रहा है कि उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्तकारों का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। सी कर रहा है कि निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना होता है। डी कर रहा है कि वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को
विकसित करने का अवसर देना होता है। तो यहाँ पे बताना है ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने पर विचार कौन सा सही हो रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है दोस्तों कि वास्तविक जानकारी के साथ जो बातचीत करने का तजुर्बा होता है और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना होता है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। ओके, आगे देखिए प्रश्न संख्या 10, बहुत अच्छा ये भी प्रश्न है। 10 जो यहाँ पे प्रश्न करे कि जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है। जैविक पर्यावरण जो होता है, जैविक पर्यावरण क्या होता है, जिसके चारों ओर सजीव घटक, निर्जीव पदार्थ जो होते हैं, बहुत सारे जो पंछी होंगे, मतलब बहुत सारे चीज पाए जाते हैं, वह जैविक प्रणाली होते हैं, मतलब पर्यावरण होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और उपरोक्त सभी। तो जैविक पर्यावरण जो आप लोग के दिमाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों, क्योंकि उत्पादक भी होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं और अपघटक। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे यहाँ पे ये ले लिया गया, एक पृथ्वी ले लेते हैं। यहाँ पे इस पृथ्वी पर सभी प्रकार के वस्तुएं होते हैं, एक निर्जीव भी होती है, एक सजीव भी होती है, एक प्राकृतिक भी होती है। तो यहाँ पे सारी चीज आ जाते हैं, उत्पादक भी आ जा सकते हैं, उपभोक्ता भी आ सकते हैं और अपघटक भी आ जाते हैं। ओके, आगे देखिए प्रश्न संख्या हम लोग 11 आते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है 11। यहां पे देख सकते हैं 11 जो प्रश्न यहां पे कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं, वहां पे श्वेत रक्त कणिकाएं था। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती है। वयस्कों में इनका निर्माण कहाँ पे होता है, वह कौन सा जगह है जो वयस्क होते हैं, इनका निर्माण कहाँ पे होता है। यकृत में होता है, गुर्दों में होता है, हृदय में होता है कि अस्थि माजा में होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है कि अस्थि माजा में होता है। लाल रक्त कणिकाएं जो है ये शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती है और वयस्कों में इसका निर्माण जो होता है अस्थि माजा में होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा जो है ये गोला आकार का आप देख सकते हैं। ये टोटल चीज क्या है, अस्थि माजा है, जिसको हम आरबीसी के नाम से जानते हैं, जिसको हम आरबीसी के नाम से जानते हैं। और इसका जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह कितना दिन का होता है, इस बात को याद कीजिएगा, 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। अस्थिमाजा, जो इस अस्थिमाजा होता है इसमें मृदु उत्तक पाया जाता है। अस्थिमाजा में कौन सा उत्तक होता है, तो मृदु उत्तक होता है। इस बात को भी आप लोग जरूर याद कीजिएगा, इसमें कौन सा उत्तक होता है, तो मृदु उत्तक होता है। ओके, हाँ, आगे देखिए प्रश्न संख्या आते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। देखिए 12 जो यहाँ पे प्रश्न करे कि मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में वारली, माडना, मधुबनी, अल्पना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, मधुबनी, क्योंकि मिथिला लोक चित्रकला का जो लोकप्रिय रूप है वह मधुबनी चित्र के रूप में जाना जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं मधुबनी जो बिहार में है, यहाँ पे ये लोग क्या किए हैं, चित्रकला की है। देख सकते हैं यहाँ पे इन लोग का चित्रकला देख सकते हैं आप लोग। अब ये जो प्रक्रिया लोकप्रिय कब हुई थी, तो इसे जरूर याद कीजिएगा, 7वीं शताब्दी है, ये प्रक्रिया उस समय से आरंभ हुई थी, 7वीं शताब्दी से। ओके, आगे देख सकते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 13 नंबर जो प्रश्न करे कि कोंकण रेल सीधे जोड़ती है। तो यहाँ पे उसका डायग्राम था साथियों, कट चुका है। तो कोंकण रेल सीधे जोड़ती है, तो आप देख सकते हैं मंगलौर और मुंबई को, कोची और गोवा को, कोलम और कोझिकोड को, और अल्पुजा और मंगलौर को। तो यहाँ पे जो कोंकण रेल जोड़ता है वह ऑप्शन जो हो रहा है, ए ऑप्शन सही हो रहा है, मंगलौर और मुंबई को जोड़ता है। कोंकण रेलवे जो स्टेशन, ये जो रेल है ये सीधे मंगलौर और मुंबई को जोड़ता है। अब ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ये जो कोंकण रेलवे जो है ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन से राज्य से, तो याद करना होगा, महाराष्ट्र से जाती है, महाराष्ट्र से जाती है, गोवा से जाती है, इसके बाद कर्नाटक से जाती है। ये 3 राज्यों से होकर ये जो लाइन है ये जाती है कोंकण रेलवे। और जो लगभग कितना किलोमीटर लंबी है, तो 738 किलोमीटर क्या है,
ये लंबी है। ओके, ये आपको जानकारी जरूर होना चाहिए। आगे देखिए प्रश्न आते हैं प्रश्न संख्या 14 यहाँ पे प्रश्न करें कि बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीका से पढ़ाया जा सकता है। बहुत अच्छा ये भी प्रश्न है। ए विकल्प कर है कि अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके। सी करे कि बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनके चित्र को बनाने के लिए कहकर बीज अंकुरण की तस्वीर दिखाकर। सी ऑप्शन को हम लोग सही करते हैं क्योंकि ये प्रश्नों को हम लोग कर चुके थे। ओके, इसके बाद देखिए 15 प्रश्नों को देखिए। बहुत अच्छा ये भी प्रश्न है। 15 यहाँ पे प्रश्न कर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली जो बुझावल है पजल, पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए। एक कह रहा है कि छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना। बी कह रहा है कि छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना। सी छात्रों के मन को भ्रमित करना। डी कह रहा है कि छात्रों के मन को भ्रमित करना और उनसे उस भ्रम का आनंद लेने देना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, छात्रों के मन को भ्रमित करना। ये जो है ईवीएस पाठ्य पुस्तक के हिसाब से पहेली और पजल को ये जो सी विकल्प है ये शामिल नहीं करता है, ये इसका मुख्य उद्देश्य को प्रकट नहीं करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आते हैं प्रश्न 16। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाना होता है, तो यहाँ पे क्या प्रदर्शन देखना होगा। रेलवे टिकट का अगर दिखाना होगा तो यहाँ पे एक कह रहा है कि छात्रों को रेल किराए के बारे में बताना होगा, उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्तकारों का ज्ञान प्रदान करना होगा। सी कह रहा है कि निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना होगा और डी कह रहा है कि वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17। बहुत अच्छा ये भी प्रश्न है। 17 प्रश्न पूछा गया है कि पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण से होती है। ग्लूकोज, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल और ऑक्सीजन। यहाँ पे पत्ती देख सकते हैं, इसका जो है हरा रंग है। यह हरा रंग जो है किस वर्णक के कारण हरा रंग है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। क्लोरोफिल वर्णक के कारण जो है यह पत्तियों का जो रंग होता है हरा रंग का होता है, क्योंकि यह सफेद प्रकाश की हरे जो तरंग दैर्घ्य होते हैं उसको अवशोषित नहीं करता है और इसमें एक विशेष जो तरंग दैर्घ्य होता है वह पौधे में परिलक्षित होता है, इसलिए वह जो होता है हरा दिखाई देता है। और भोजन जो होता है, ये जो पत्तियां होती है, पेड़ पौधे होते हैं, वह अपना भोजन जो होता है स्वयं बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग करते हैं और इसे हम लोग स्वयं पोषी भी कहते हैं। इसे हम लोग स्वयं पोषी भी कहा जाता है, स्वपोषी, स्वयं पोषी या स्वपोषी भी कहा जाता है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 18। यहाँ पे 18 प्रश्न कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य ग्राम सभा के कार्य हैं। एक कह रहा है पहला कि पंचायत के वार्षिक लेखा का परीक्षण करना। दूसरा कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं एवं कार्यक्रमों की स्वीकृति देना। तीसरा कह रहा है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों हेतु लाभार्थियों की पहचान करना और चौथा सामाजिक अंकेक्षण करना। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो रहा है देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है साथियों कि ग्राम सभा के ये जितने कार्यों को दिया गया है ऑप्शन में, ये चारों विकल्प यहाँ पे सही हैं। यहाँ पे चारों विकल्प जो है ये सही हो रहे हैं। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं प्रश्न संख्या 19। यहाँ पे जो 19 नंबर प्रश्न करा है कि ईवीएस शिक्षा के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, तो निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। कौन सी गतिविधियों को आप शुरू करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। ए विकल्प कह रहा है कि चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीर लेना जिन्हें वे वहां देखेंगे। बी कह रहा है कि चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना।
और सी विकल्प कह रहा है कि चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना ले जाना। डी कह रहा है कि चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? अनुमति नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल अनुमति नहीं दे रहा है, क्योंकि चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो इस प्रश्न के माध्यम से सी विकल्प जो है ये बिल्कुल क्या हो रहा है? सही हो रहा है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 20 जो प्रश्न यहाँ पे करे कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में कौन सा शामिल होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में कौन सा शामिल होना चाहिए? ए कह रहा है कि शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन होना। बी यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाना चाहिए। सी कह रहा है कि वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं होनी चाहिए। और डी कह रहा है कि पास या फेल के रूप में जुआ शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य देना चाहिए। यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन यहाँ पे कौन सा शामिल हो रहा है? ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन जो है ये होना चाहिए। अब ये असंरचित जो अवलोकन है ये क्या होता है? एक साथ यहाँ देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है कि असंरचित शिक्षक अवलोकन, ये क्या होता है? इस बात को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। ये इसकी दृष्टिकोण से अगर बात करें तो इसमें इसको स्थिति को देखने के लिए सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, अगर कोई भी बुजुर्ग है, लोगों को अनुभवों की जांच करना है उसका, तो कैसे जांच करेंगे? तो उसके लिए शोधकर्ता को कई फील्डों में उसके लिए नोट्स बनाना होगा। नोट्स बनाएगा और टेप या वीडियो रिकॉर्डिंग का उपयोग करेगा, तब जाकर उस घटनाओं को वहां पे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिखाने का प्रयास कर सकता है। तो यह होता है असंरचित शिक्षक अवलोकन। आगे देखिए, प्रश्न आते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 प्रश्न करें कि ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। एक कह रहा है कि छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। बी कह रहा है कि वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए। सी ऑप्शन कह रहे हैं यहाँ पे कि छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए। डी कह रहा है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। तो यहाँ पे ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ए विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है। छात्रों को अपने दम पर सीखना होना होता है, छात्रों को अपने दम पर सीखना होता है और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता मिलता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। आगे देखिए, प्रश्न आते हैं 22 नंबर प्रश्नों को। यहाँ पे जो 22 प्रश्न करे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस कौन सी नहीं है? ओजोन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें सम्मिलित गैस कौन सी होनी चाहिए? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। ओके, और जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है ये क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पौधा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जिसका जो सूत्र होता है CO2 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सूर्य का प्रकाश हो गया, यहीं से ये जो होता है अपना भोजन जो होते हैं हरे पेड़ पौधे बनाते हैं। और यहाँ पे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ऑक्सीजन होता है और सूर्य का प्रकाश होता है। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और खनिजों का रूपांतरण शामिल होता है। और इसी जो पौधे अपने परिवेश में चीनी और गैसीय ऑक्सीजन लेते हैं। तो यहाँ पे ये विकल्प जो है ये सही हो रहा है। और अगर इसका हम लोग समीकरण से बात करें तो समीकरण भी आप लोग इसे जरूर याद कीजिएगा। यहाँ पे होता है 6CO2 प्लस में होता है कि 6H2O होता है, इसके बाद होता है कि C6H12O6 होता है, आप प्लस में 6O2 होता है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये जल मतलब ये पानी हो जाएगा
ये कौन सा हो जाएगा, ये ग्लूकोज हो जाएगा, और ये क्या होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ओके, तो ये समीकरण पूछा जाता है, इसे जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। तो साथियों, आज की क्लास हम लोग 22 प्रश्नों को ही लिए थे। ये क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इस चैनल पर नए विजिट किए हैं तो आप लोग इस चैनल पर जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है मुख्य तैयारी आपको कराई जाती है, और मेरा जो मुख्य उद्देश्य है कि आप लोग सीटेट की तैयारी करें, यूपी टेट की तैयारी करें, तो वह आप लोग उसमें जरूर सफलता हासिल जरूर करें। तो इस चैनल पर अगर विजिट किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू साथियों आज की क्लास के लिए।